साल था 2024, महीना जनवरी का। जगह मॉस्को, रूस में मौजूद भारतीय दूतावास। माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन थी। एम्बेसी का एक ऑफिसर, जिसके दिल में डर और दिमाग में बेचैनी, वो ऑनलाइन कुछ ऐसा कर रहा था जो हमारे देश की सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल सकता था। तो सवाल ये उठता है कि एक देशभक्त एक गद्दार कैसे बन जाता है। उसने अपनी वफादारी का सौदा कर लिया था, एक अनजान लड़की, और हाँ, कुछ पैसों के लिए। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके हर एक कीबोर्ड स्ट्रोक को, हर एक क्लिक को ट्रैक कर रही थीं। देखिए, मॉस्को के उस कमरे में बैठा ये शख्स इस कहानी का बस एक हिस्सा था। ये कहानी ये कोई अचानक से शुरू नहीं हुई थी। नहीं, इसके पीछे ना सालों का एक लंबा सफर था, जो उसे धीरे धीरे इस मुकाम तक, इस अंधेरे तक ले आया। नाम था इसका सत्येंद्र सिवाल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का एक छोटा सा गांव। वहां से निकला एक आम सा लड़का, लेकिन अब वो देश के सबसे सेंसिटिव पदों में से एक पर बैठा था और अपने सीने में एक बहुत खतरनाक सीक्रेट छुपा रहा था। उसे लगा कि मॉस्को में हजारों किलोमीटर दूर बैठकर वो एजेंसियों की नज़रों से बच जाएगा, पर वो गलत था, बहुत गलत। उसका हर चैट, हर एक फाइल ट्रांसफ़र और उसकी छोटी से छोटी हरकत इंडियन इंटेलिजेंस के रडार पर थी। तो चलिए इस कहानी को ना एकदम शुरुआत से समझते हैं। ये एक ऐसे सफ़र की कहानी है जो बड़े बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी। सत्येंद्र की कहानी ये एक असाधारण टैलेंट की कहानी थी, जिसका अंत बेहद शर्मनाक होने वाला था। पढ़ाई में वो शुरू से ही काफ़ी तेज था। सत्येंद्र ने खूब मेहनत की और 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में नौकरी हासिल कर ली। सोचिए, एक छोटे से गांव के लड़के के लिए ये एक सपना सच होने जैसा था। फिर साल आया 2021। उसे इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट मतलब IBSA के तौर पर चुना गया और उसकी पोस्टिंग हुई मॉस्को में। मॉस्को में उसकी लाइफ एकदम स्टेबल थी, करियर पाथ बिल्कुल सीधा, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन इसी बीच सत्येंद्र फेसबुक पर काफी एक्टिव हो गया और यहीं पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी प्रोफाइल में पब्लिकली ये मेंशन कर दिया कि वो MEA में काम करता है और मॉस्को में पोस्टेड है। और बस यहीं से उसकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो उसकी देशभक्ति और उसकी वफादारी को हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। एक दिन उसे पूजा मेहरा नाम की प्रोफाइल से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। प्रोफाइल पिक्चर्स में पूजा एक बेहद अट्रैक्टिव और हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल जीती हुई दिख रही थी। अब सत्येंद्र शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था, लेकिन परदेश में वो अकेलापन महसूस कर रहा था, तो उसने बिना ज्यादा सोचे समझे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। दोनों के बीच बातें शुरू हुईं और जल्द ही ये बातें दिन रात चैटिंग में बदल गईं। पूजा ने बताया कि वो फॉरेन रिलेशंस पर रिसर्च कर रही है। धीरे धीरे, बहुत चालाकी से पूजा ने सत्येंद्र का भरोसा जीता, एक इमोशनल कनेक्शन बनाया और फिर एक दिन अपने प्रोजेक्ट के लिए एम्बेसी से जुड़ी अंदर की जानकारी मांग ली। सत्येंद्र पूजा के इस जाल में पूरी तरह से फंस चुका था, इतना कि उसने सिक्योरिटी के सारे नियम ताक पर रख दिए। पर क्या उसे वाकई पता था कि वो असल में किससे बात कर रहा था? जब इंडियन एजेंसीज ने इस प्रोफाइल के डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाला, तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। पूजा मेहरा के अकाउंट का IP एड्रेस ना इंडिया का था, ना ही कनाडा का। वो सीधा पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। वो कोई रिसर्च स्टूडेंट नहीं, बल्कि ISI की साइबर सेल में बैठी एक शातिर एजेंट थी। इसके बाद शुरू हुआ लालच का खेल। पूजा ने सत्येंद्र को बताया कि कैसे वो थोड़ी सी हेल्प के बदले बहुत सारा पैसा कमा सकता है। प्यार का नाटक और पैसों का ढेर, इन दोनों ने मिलकर सत्येंद्र के ज़मीर को कुचल दिया और वो अपने ही देश को धोखा देने के लिए तैयार हो गया। और इस धोखे के बदले उसे अलग अलग किश्तों में पाकिस्तान से 30 लाख रुपए से ज्यादा मिले। ये वो कीमत थी जो उसने अपने देश की सुरक्षा के बदले में ली थी। और बदले में उसने जो दिया वो चौंकाने वाला था। इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स, रूस के साथ होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, आने वाली डिफेंस डील्स, फाइटर जेट्स और सबमरीन्स की टेक्निकल डिटेल्स, उसने 250 से ज्यादा टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ISI को सौंप दिए थे। पर सत्येंद्र को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसका ये खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में बैठी सिक्योरिटी एजेंसीज उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थीं और अब जाल कसने का वक्त आ चुका था। एजेंसीज को शक तब हुआ जब सत्येंद्र की सोशल मीडिया एक्टिविटी अचानक से बढ़ गई। डिजिटल फुटप्रिंट्स ने पाकिस्तान कनेक्शन कंफर्म कर दिया और फिर
उसके बैंक अकाउंट में आ रहे बड़े बड़े अमाउंट्स ने इस शक को यकीन में बदल दिया। एजेंसीज ने उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया और बस उसके भारत आने का इंतजार करने लगीं। तारीख थी 4 फरवरी 2024। जैसे ही सत्येंद्र ने भारत में लैंड किया, यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरू में तो वो सब कुछ नकारता रहा, लेकिन जब उसके सामने चार्ट्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और कॉल डिटेल्स के पक्के सबूत रखे गए तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। देखिए, सत्येंद्र का ये मामला सिर्फ एक इंसान के धोखे की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस इनविजिबल वॉर की एक झलक है जो डिजिटल दुनिया में हर पल, हर सेकंड लड़ी जा रही है। इसे कहते हैं हनी ट्रैप। ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का एक आजमाया हुआ हथियार है। इसके लिए आईएसआई लड़कियों को खास ट्रेनिंग देती है ताकि वो इंडियन सोल्जर्स, ऑफिसर्स और साइंटिस्ट को अपने जाल में फंसाकर उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवा सकें। और एक बात साफ है, सत्येंद्र को ही पहला शिकार नहीं है। डीआरडीओ के टॉप साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर से लेकर ब्रह्मोस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल तक कई बड़े अधिकारी इस जाल में फंस चुके हैं। और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो पकड़े गए। सत्येंद्र की इस गद्दारी की सबसे बड़ी कीमत उसके परिवार को चुकानी पड़ी। जिस परिवार को कल तक अपने बेटे की फॉरेन पोस्टिंग पर गर्व था, आज वही परिवार शर्म से अपना पुश्तैनी घर तक छोड़ने पर मजबूर हो गया। पूछताछ में सत्येंद्र ने कहा कि उसे फंसाया गया था, लेकिन एजेंसीज ये बात मानने को तैयार नहीं थीं। क्यों? क्योंकि एक सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर उसे हनी ट्रैप जैसे खतरों को पहचानने और उनसे बचने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उसे सब पता था कि वो क्या कर रहा है। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक चुनाव था। सत्येंद्र का मामला हम सबके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी लापरवाही देश के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच बन सकती है। तो सवाल यही है कि क्लिक्स और फुसफुसाहटों की इस इनविजिबल वॉर में अगला टारगेट कौन है?